ओके हम शुरू कर रहे हैं एक किताब की सीरीज। इसमें हम किताब के ऊपर डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि ये किताब है, गौहर राजा की किताब है, मिथकों से विज्ञान तक। तो इसमें क्या है ना कि इस पहला चैप्टर में जैसे कि जो विज्ञान है, तो विज्ञान को कैसे डिफाइन हम करेंगे, कैसे कहेंगे कोई चीज़ विज्ञान है, कोई चीज़ विज्ञान नहीं है। तो जब हम विज्ञान को डिफाइन करने जाते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि पहली तो ये है कि विज्ञान के अंदर इतना परिवर्तन होता रहता है कि विज्ञान में निरंतर विषय या उसके उप विषय डिसिप्लिन्स या सब डिसिप्लिन्स बनती रहती हैं, जो कभी-कभी एक दूसरे से इतनी अलग होती है ना कि अगर तुमने विज्ञान को डिफाइन कर दिया है, तो वो दूसरे डिसिप्लिन के लिए उतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमूमन जब भी कोई भी घटना होती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है या फिर सूर्य के अंदर कुछ होता है या फिर अभी कोरोना महामारी आई थी, तो न्यूज़ एंकर्स किसी भी साइंटिस्ट को बैठा लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, बताइए क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग ये समझते नहीं हैं कि क्या वो साइंटिस्ट जो वहाँ बैठा है, वैज्ञानिक, क्या वो उस डिसिप्लिन का है क्या? क्योंकि पंडित, मौलाना इन बाबाओं की तरह वो नहीं है ना कि जो हर चीज़ बता देंगे, आपको बता देंगे कि हाँ कैसे कोरोना महामारी आएगी, कैसे पृथ्वी में भूकंप आता है, क्या होता है, वो सारे के सारे उनके पास वो सभी के सभी जवाब हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं मेजरली जिसे हम साइंस को डिफाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और इस चैप्टर में विज्ञान क्या है, में हम इसी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की कुछ ऐतिहासिक जड़ें देखते हैं कि विज्ञान रियली में शुरू कैसे हुआ? विज्ञान कैसे शुरू हुआ? तो साइंस जो है वो एक थिंकिंग है। जैसे चार्वाक दर्शन में अगर तुम आओ तो चार्वाक दर्शन कहता है कि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष यानी कि जो हमारी आँखों से दिख रहा है वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही चार्वाक कहता है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। जो भी सत्य है वो सिर्फ हमारी आँखों से दिख रहा है, हमारे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव हो रहा है या फिर इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जा सकता है, वही सत्य है, उसके सिवा और कुछ है भी नहीं इस दुनिया में। तो ये चार्वाक हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर थोड़ा बात करता है, जो एक साइंटिफिक चीज़ है। ठीक है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन अथॉरिटी को खत्म करता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी की बात इसलिए मत मानो क्योंकि किसी बड़े ने कही है, या फिर किसी किताब में लिखी गई हो, या फिर तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें मानी गई हैं, आती गई हैं, तो इसलिए मत मान लो उन चीज़ों को। तुम उन्हें देखो, समझो, अपने विवेक से उन पर तर्कशील तरीके से बात करो, फिर जा कर के उस चीज़ को अपनाओ या फिर उसे सत्य कहो। यहाँ से कुछ-कुछ हमें हिंट मिलता है कि हाँ, कैसे साइंटिफिक थिंकिंग जो हमारा समाज था, उसके अंदर था। हर सभ्यता के अंदर ऐसा है। ये चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गए। लेकिन अगर तुम अरस्तू का सिद्धांत भी देखो ना, तो अरस्तू का सिद्धांत क्या है? कारण और प्रभाव, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, जो अभी भी बहुत जगह तुमने सुना होगा कॉज़ एंड इफ़ेक्ट क्या करता है। तो उसमें अगर तुम मान लो कि जो हमारा मटका है, ये बना है, यानी कि यहाँ पे इफ़ेक्ट दिख रहा है किसी चीज़ के होने का, एग्ज़िस्टेंस का। तो इसका कारण क्या होगा? तो अरस्तू कहते हैं 4 कारण। जैसे सामग्री कारण, कि ये घड़ा बना किस चीज़ से? मिट्टी से। आकार कारण, ये आकार इसका ऐसा कैसे हो गया? क्यों इसका आकार ऐसा है? जैसे कि तुम किसी घड़े के अंदर पानी रखते हो, तो पानी का जो आकार है उस घड़े के कारण है, यानी कि घड़ा उस पानी के आकार का कॉज़ है। प्रमुख कारण यानी मुख्य कारण, ये घड़ा तब बना कैसे? इसका शेप जैसा है वो है, और बना कैसे? पहली बात समझ लो, जो अरस्तु थे ना, एरिस्टोटल, वो गॉड को मानते थे। यानी कि वो उनके लिए, अरस्तु के लिए जो प्राथमिक कारण है इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का, वो भगवान है। तो जैसे कि इस घड़े के एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? कुम्हार है। ये मिट्टी बनाने वाला कुम्हार है जो मटका बनाया है। अंतिम कारण क्या है? अंतिम कारण कि जो घड़ा है ना, घड़ा का काम क्या है? किस लिए बनाया गया है? घड़ा का सामान रखने का है, तो वो उसका वो कारण है। तो यहाँ से हमें कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का एक साइंटिफिक थिंकिंग ये है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट।
कोई भी घटना हो रही है, तो क्यों हो रही है और उसके प्रभाव क्या-क्या हैं? ये अरस्तू ने दिया। अब तुम आओ अल हसन पे। अल हसन इन्होंने क्या कहा था, सत्य को सत्य के लिए तलाश किया जाना चाहिए। दावे को आलोचक बनकर परखें। कमियों कमियाँ खुद उजागर हो जाएँगी। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि तुम कोई भी स्टेटमेंट अगर दावा कर रहे हो ना, तो खुद ही उसके आलोचक बन जाओ और उसे कितने भी तरीके से उसे गलत साबित करने का, उसको वार करने का अलग-अलग तरीके से करते रहो। तब तुम सत्य के पास पहुँच जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है अल-हसन का कि यार तुम अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो उसके आलोचक तुम खुद ही बन जाओ और उसे कितने तरीके से तुम गलत साबित कर सकते हो या फिर डिस्प्रूव कर सकते हो। ये बेहतरीन आइडिया है। और उन्होंने सिद्धांत और प्रयोग 2 चीज़ों पे बहुत फ़ोकस किया था कि सिद्धांत और प्रयोग से ही तुम सत्य की तरफ जा सकते हो। एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी जो आजकल हम सब पढ़ते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल ये थ्योरेटिकल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो देखो इतिहास में साइंटिफिक जो थिंकिंग है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, कैसे डेवलप हुए हैं अलग-अलग सभ्यताओं से हमने क्या-क्या चीज़ें ले ली हैं, जो हमें बेहतरीन साइंटिफिक थिंकिंग की ओर ले जाता है। तो अल हसन का वो आइडिया था सिद्धांत और प्रयोग। फिर से अगर तुम आओ थॉमस कुहन, विज्ञान कैसे बदलता है? जैसे कि थॉमस कुहन का आइडिया है कि जो साइंस होता है ना, वो बस ऐसा नहीं है साइंस है। 2 तरीके से उन्होंने दिया। एक साधारण साइंस है, नॉर्मल साइंस और दूसरा क्रांतिकारी साइंस, रेवोल्यूशनरी साइंस। जैसे नॉर्मल साइंस क्या होता है, जो मौजूदा जो ढाँचा है, उसके भीतर की पहेली को सुलझाना। जैसे कि पहले माना जाता था कि जो हमारा जियोसेंट्रिज्म है कि पृथ्वी सेंटर में है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को मान करके ये प्रूव करना कि सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स या फिर ग्रहों की गति ये कैसे हो रही है, तो ये नॉर्मल साइंस है। लेकिन क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी साइंस में क्या है ना कि तुम जो आइडिया को मान के चले थे फंडामेंटल को जैसे कि हीलियोसेंट्रिज्म को मान के चले थे, तो उसमें ही परिवर्तन आ जाना। जैसे हम जानते हैं कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिज्म का आने के बाद जियोसेंट्रिज्म को छोड़ दिया गया। तो वहाँ एक रिवोल्यूशनरी आता है, जहाँ पैराडाइम शिफ्ट आता है कि हाँ, पहले हम मानते थे कि ऐसा था पृथ्वी सेंटर में थी, सूर्य चारों बगल तो चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे थे, वो नॉर्मल साइंस में आ गया। लेकिन जैसे ही पैराडाइम शिफ्ट आया ना कि नहीं यार, ऐसा तो है ही नहीं, रियलिटी कुछ और है, सूरज सेंटर में, तो वहाँ आता है रेवोल्यूशनरी साइंस। जैसे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, और जर्म थ्योरी, ये सारे के सारे क्या है, एक रेवोल्यूशनरी साइंस हैं। तो ये एक आइडिया है थॉमस कुहन का आई होप समझ रहे हो तुम। अगला आइडिया है अगला आइडिया कॉल पॉपर फाल्सिफाइबिलिटी कि कोई भी दावा तुमने किया है, वो दावा कब साइंटिफिक होगा और कब साइंटिफिक नहीं होगा, इसके ऊपर की बात करते हैं कॉल पॉपर। जैसे कि तुमने एक दावा किया कि सभी जो हंस होते हैं, वो सफ़ेद होते हैं। तो एक दावा साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम कह तो ये भी सकते हैं ना कि ईश्वर ब्रह्मांड चला रहा है। तो कैसे तुम कहोगे इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन साइंटिफिक है, कौन साइंटिफिक नहीं है? तो यहाँ पे आते हैं कॉल पॉपर। कॉल पॉपर कहते हैं फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी का कांसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम उस दावे को गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो दावा साइंटिफिक है ही नहीं। जैसे कि सभी सारे हंस सफ़ेद होते हैं। और इस दावे को हम गलत साबित कर सकते हैं। जैसे ही हमें एक काला हंस दिखता है, तो हम कहेंगे हाँ, काला हंस दिखने का मतलब यही है ना कि इस दावे को हमने गलत साबित कर दिया। यानी कि ये दावा जो है स्टेटमेंट है इसे फ़ाल्सिफ़ाएबल हम ठहरा सकते हैं, इसे हम गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर ब्रह्मांड चला रहा है, ये कैसे तुम प्रूव करोगे गलत है? ये गलत हम प्रूफ ही नहीं कर पाएँगे ना, तो इसका मतलब यही है कि हाँ, तुम मानो या ना मानो उससे कोई मतलब है नहीं, कि हाँ, तुम मान रहे हो कि हाँ, ईश्वर चलाता है, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम गलत साबित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक होने के लिए किसी भी दावे का हमें उसे इस छन्नी से गुज़ारना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा क्या वो स्टेटमेंट फ़ाल्सिफ़ाएबल है कि नहीं है। जैसे कि हमारे पिछले कुछ वीडियो के मतलब पहले एक वीडियो हमने डाला था कि जो चील होते हैं बाज,
वो समुंदर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते? तो वहाँ पर भी हमने कार्ल पॉपर की जो फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी का आइडिया है, इसको डिस्कस किया था। बहुत लोग कहते हैं कि जो साइंस है यार, साइंस बहुत बेकार चीज़ है, उसके कारण इतने अधिक युद्ध हुए हैं। हमें कभी न्यूक्लियर फ्यूज़न का विकास ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस कारण अब इतने बड़े-बड़े बम बनाए गए जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थे। ठीक है, लेकिन वो हमेशा वो लोग कहते हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी-सी डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस क्या है ना, विज्ञान जो है वो ज्ञान का एक भंडार है। साइंस का जो प्रॉपर्टी गलत या सही होना नहीं होता है, साइंस अच्छा या बुरा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी होती है। साइंस तो एक ज्ञान का भंडार है ना, अब तुम वहाँ से न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रयोग करके पावर प्लांट बना सकते हो, जिससे हम बिजली सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं और गरीब से गरीब जगहों में, देशों में वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। लेकिन जो प्रौद्योगिकी है ना, उसका प्रयोग तुम करके एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हो। साइंस ने तुम्हें थ्योरी दी, नॉलेज दी। अब उस नॉलेज का प्रयोग करके तुमने लोगों का भलाई किया या बुराई किया, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉज़ी है। तो अच्छी या बुरी टेक्नोलॉज़ी होती है, ना कि साइंस होता है। तो हमेशा ये डिफरेंशिएट रखना, कोई भी कहे कि साइंस का इस थ्योरी को साइंस ने ये थ्योरी दिया है, इसलिए वो कितना दुनिया का नुकसान हुआ, साइंस बहुत बेकार है। नहीं, साइंस बेकार नहीं है, साइंस ने जो थ्योरी दी, वो बहुत अच्छी थ्योरी है। तुम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हो? टेक्नोलॉज़ी जो है, वो अच्छी या बुरी हो सकती है। वैज्ञानिक कार्यप्रणाली लगातार बेहतरीन होती चलनी। देखो, इसमें क्या है ना कि हमारे पास जैसे-जैसे एडवांसेस आती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे अंदर होती है, तो हमारी जो साइंस की थ्योरी है, वो और प्रिसाइज़ होती चली जाती है, चली जाती है। और हमें नए-नए इनसाइट पता चलते हैं किसी फिनोमेनन का या फिर किसी भी आइडिया के अंदर का। जैसे कि पहले के जो माइक्रोस्कोप्स थे, अब के माइक्रोस्कोप में अंतर आ गया है, तो हम बहुत सारी जो थ्योरी हमारे हाइपोथेसिस हैं, हमारी थ्योरी है, हमारी जो साइंस की चीज़ें हैं, उन्हें हमने वेरीफ़ाई भी कर लिया, जैसे कि हमने अभी बात किया था एक्सपेरिमेंटल और सिद्धांत वाला। सिद्धांत और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को साइंस मानते हैं। तो हमारे पास जैसे-जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट और प्रिसाइज़ होते जाते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा इनसाइट किसी सिस्टम के मिलते जाते हैं, तो और हमारी साइंस जो है वो बेहतरीन होती चली जाती है। तो रियली में साइंस है क्या? अब देखो, अब जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, जितने भी आइडियाज़ हमने डिस्कस किया है, वो किताब के आइडियाज़ हैं, लोगों के आइडियाज़ हैं। तो उनसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, अब साइंस क्या है? तो उसके लिए कुछ वही है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का खोज करना, कि कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये अरिस्टोटल वाला, तो हमने यहाँ से थोड़ी चीज़ें ले ली कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर तुम कहोगे साइंटिफिक है, तो पहले बताओ उसका कारण क्या है? किसी घटना का होने का कारण क्या है? एंड इफ़ेक्ट उसका क्या पड़ा है? फ़ाल्सिफ़ाएबिलिटी, हम उसकी फ़ाल्सिफ़ाइटी चेक करेंगे, क्या वो फ़ाल्सिफ़ाएबल है कि नहीं? क्या उस दावे को हम गलत साबित कर सकते हैं कि नहीं? अगर गलत कर सकते हैं, ठीक है, उसे साइंस हम मानेंगे। साइंस में निरंतर बदलाव का साहस होता है। साइंस हमेशा बदलती रहती है। अगर साइंस ने कभी अ, कुछ कहा, ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो या फिर सत्य हो। साइंस ने कुछ कहा तो वो उसकी प्रेज़ेंट नॉलेज के हिसाब से होती है। उसकी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस होती है। उसके आधार पर हमने कुछ कहा। लेकिन जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस और बढ़ती है, हम टेक्नोलॉजिकल और एडवांस होते हैं, तो हम तुरंत उस चीज़ को दोबारा चेक करते हैं, पाते हैं कुछ अगर गड़बड़ी है तो उसे हम तुरंत सुधार लेते हैं। ये साइंस की एक हम्बल नेचर कह सकते हो। रिलीजन में ऐसा नहीं होता, रिलीजन में जो कह दिया गया है वही अंतिम सत्य है। वो अपने आप को सुधारने का कोशिश कभी नहीं करता। प्रत्यक्ष प्रमाण जो अवलोकन है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिख रहा है चीज़ें हमें, इंसान के जो सेंसेस हैं उनसे प्राप्त पता चल रहा है कि हाँ, चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सेंसर हम आँख से ही नहीं, अब इंफ्रारेड को तो नहीं देख सकते ना, लेकिन हमारे पास उसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे आँख के रेंज को बढ़ा दे सकता है। रेंज इन द सेंस कि आँख की जो लिमिटेशंस है उसको बढ़ा देता है वो चीज़ें। तो उसके कारण भी टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, इन सारी की सारी चीज़ों को मिला करके जो साइंस है, वो डिफाइन होती है कि हाँ, बहुत
अजीब चीज़ है साइंस को समझना, अजीब इन द सेंस कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है साइंस को समझना। ऐसे कोई डेफिनिशंस नहीं है इसके अंदर कि हाँ, तुमने चटाक दे याद किया डेफिनिशन, हाँ, दे बोल दिया, हाँ, यही तो है साइंस। नहीं, साइंटिफिक एक मेथोडोलॉजी है, एक थिंकिंग है, एक आइडियाज़ का कलेक्शन है, किसी भी दावे को साइंटिफिक कहना या ना कहने का। आई होप तुम्हें इस आइडिया को समझने में बहुत मज़ा आया होगा। ये किताब का पहला भी चैप्टर था। ऐसे 4-5 और चैप्टर हैं, बहुत मज़ेदार किताब है। एंड हिंदी पाठक हमेशा कहते रहते हैं कि यार हिंदी में साइंस की किताबों का बहुत चलन नहीं है, बहुत कम किताबें हैं हिंदी में। तो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। अगर आप अ, अभी-अभी शुरू किए हैं साइंस, या फिर आप चाहते हैं कि आपके माता-पिता जो उतने साइंटिफिकली थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़ाएँ किताब। हिंदी है, सिंपल लैंग्वेज है, गौहर रज़ा ने लिखी है एंड बेहतरीन किताब है और पढ़नी चाहिए। साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, उन्हें पढ़ो, बहुत बेहतरीन है, पढ़ो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे चैप्टर के ऊपर, और दूसरा चैप्टर क्या है, उसके लिए इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।